हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लेक्चर 3 में बात करते हैं अपन। तो इससे पहले अपन ने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, एमीटर, वोल्ट मीटर। वो कैसे काम करते हैं, आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है, आइडियल एमीटर क्या होता है, रियल और आइडियल में क्या डिफरेंस है, और कौन सा सीरीज में लगता है, कौन सा पैरेलल में लगता है, और किसका क्या फंक्शन है। और लास्ट में अपन ने देखा था कि पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करते हैं कि पोटेंशियोमीटर एक तरह से बॉक्स टाइप बताया था मैंने कि एक बॉक्स होता है जिसपे वायर्स की बेंडिंग करके बनाई जाती है ना। और वहाँ से कि पोटेंशियोमीटर की क्या क्या एप्लीकेशंस होती है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आपको एक बार इंस्ट्रूमेंट दिखा देते हैं कि कैसे दिखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, है ना, पोटेंशियोमीटर, ये सारी चीज़ें। तो देखो अपने पास जो डिवाइस है कुछ इस तरीके से होते हैं, है ना। जैसे आपको दिख रहा होगा ये अपने पास एक डिवाइस है, कहा था, बताया भी था आपको कि एक डिवाइस है, अमीटर और कुछ नहीं, है ना। जिसमें क्या होता है, फ्रंट पे एक स्केल बना है, इसको करंट को कैसे मेजर करता है ये इसके अंदर मैकेनिज्म होता है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर स्केल बनी हुई दिखेगी आपको। तो ये क्या करता है, जैसे ही आपके पास कनेक्ट हुआ किसी सर्किट में, आपने करंट मेजरमेंट के लिए इसको यूज़ किया, तो क्या होता है, कनेक्शन यहाँ पर दे रखे अपने को, इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स इसके। और जितना भी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा तो ये नीडल जो आपको दिखेगी यहाँ पर स्केल बना हुआ है, ये डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी और जितना करंट होगा वहाँ पर रीडिंग दे देगी। पता कैसे चलेगा भाई, एमीटर यहाँ पे लिखा होता है सिंबल ए, जो करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो ए लिखा होता है, ठीक है ना। तो जहाँ पर आपकी न्यूट्रल जाके रुकेगी मतलब ये सर्किट में इतना करंट फ्लो कर रहा है। और दूसरी बड़ी बात कि जो एमीटर्स है इनका भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, जो वैल्यूज आती है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों में वेरिएशंस आता है, समझ एक बात। तो ये चीज़ है, एमीटर आपके पास सर्किट में कैसे डायग्राम बना लेते हैं एक बार इसका, कि मान लीजिए आपके पास कोई रेजिस्टेंस है और ये बैटरी लगा रखी है और यहाँ पर आपने कर एमीटर लगा देते इस तरीके, जो भी करंट सर्किट में फ्लो कर रहा होगा और उसका भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो जो करंट की वैल्यू होती है आई बराबर वी बाई आर, और आर यहाँ पर क्या होगा, आर प्लस आर ए, तो इस करंट की रीडिंग देगा आपको ये एमीटर, ठीक है क्या। जो भी इस एमीटर का रेजिस्टेंस होगा वो काउंट होगा ही सही। हालांकि कोशिश ये की जाती है कि जितना कम एमीटर का रेजिस्टेंस हो तो उतना ही कम आर ए होगा। तो आपकी जो वैल्यूज है करंट की वो क्या करेगी, जो थ्योरेटिकल वैल्यू है जो ओम्स लॉ से आती है, आई बराबर वी बाई आर, इसके बराबर प्रोसीड करेगी, ठीक है क्या। उसी तरह से जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट अपने पास वोल्ट मीटर, दिखने में सेम ही होते हैं, बस आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा होता है कि एमीटर है, ये वोल्ट मीटर, दोनों एक जैसे होते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। इसमें भी क्या अपने पास एक स्केल है ना, यहाँ पर स्केल बनी उसी सेम, ये इनपुट आउटपुट के टर्मिनल्स है अपने पास, और स्केल में क्या नीडल है, और यहाँ पर जैसे ही आप अटैच करते हो तो ये रीडिंग देना शुरू कर देता है। और यहाँ पर पता कैसे चलेगा वोल्ट मीटर का, तो यहाँ पर सिंबल V लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, V। तो उससे पता चल जाएगा अपने को कि आपके पास जो ये ये एमीटर है या वोल्ट मीटर है ना। और वोल्ट मीटर को कैसे लगाया जाता है, पैरेलल के अंदर, यानी कि अगर इस केस में इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस बताना होता तो आप अमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में, ठीक है ना। और आइडियल वोल्ट मीटर के लिए आपके रेजिस्टेंस की जो बात करते हैं वो क्या होती है, इन्फिनिटी। और रियल अमीटर वोल्ट मीटर होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस है टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है क्या। यानी इन्फिनिटी का मतलब है इनफाइनाइट, का मतलब जो वैल्यूज रेजिस्टेंस की लोड की उससे काफ़ी ज़्यादा, जिससे क्या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर फ्लो करे, ठीक। और एक और इंस्ट्रूमेंट आ रहा था जिसको बोल रहे थे अपन गैल्वेनोमीटर, है गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या है, ध्यान सुने, ये भी एक तरह से एमीटर जैसे डिवाइस है, करंट मेजरिंग करता है। और ये भी बताया था गैल्वेनोमीटर क्या करता है, अपने पास डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताता है। अमीटर से क्या करता था, अमाउंट ऑफ करंट का मैग्नीट्यूड बताता था, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर है आपके पास ये डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो भी बताता है। तो ये जो आपके पास दिख रहा होगा सेम अमीटर जैसा ही है, यहाँ पर भी स्केल बने हुए इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स हैं, पर इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसकी नीडल हो वो यहाँ पर इसके सेंटर पे जीरो है। अमीटर के केस में क्या है, यहाँ से जीरो से स्टार्ट होती है रीडिंग और इस तरीके से जाते रहते थे आगे को। लेकिन गैल्वेनोमीटर के केस में क्या है आपके पास कि नीडल है, यानी कि इसका 0 पॉइंट सेंटर में है। अगर करंट की डायरेक्शन इस साइड है तो ये नीडल क्या है, इस साइड मूव करेगी। अगर करंट की डायरेक्शन इधर है तो नीडल इधर मूव करेगी, है ना। और गैल्वेनोमीटर पे साफ लिखा होता है कि गैल्वेनोमीटर, तो ये सिंबल लिखा होता है या अंदर लिखा होता है इसके कि ये गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर का दो मेजर यूज है, एक तो ये अमाउंट ऑफ करंट को बताता है और दूसरा डायरेक्शन ऑफ करंट को भी बताता है कि कितने अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है ना, और किस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है, दो चीजें ये आपको बताता है, ठीक। और इसी गैल्वेनोमीटर से ही आप अमीटर भी बना सकते हो, वो आपके कोर्स में भी उसको भी डिस्कस करेंगे कि गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बनाए, गैल्वेनोमीटर से ही वोल्ट मीटर कैसे बनाए। यानी कि
आपको सर्किट में अगर मान लीजिए मीटर और वोल्ट मीटर की जगह गैल्वेनोमीटर लगाना है, तो गैल्वेनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करें, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कैसे करें, ठीक है क्या। ये डिवाइस गैल्वेनोमीटर आपको वापस सुन ले, दोनों तरफ करंट की डायरेक्शन बताता है। इसका सेंटर, इसका जीरो आपके सेंटर में मिलेगा, अगर करंट इधर है तो इस डायरेक्शन में निडल जाएगी, अगर करंट इधर है तो इस डायरेक्शन में निडल जाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो गैल्वेनोमीटर है वो अमाउंट ऑफ करंट को बताता है, पर स्मॉल अमाउंट को, स्मॉल अमाउंट, यानी कि गैल्वेनोमीटर में ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट है सर्किट के अंदर तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, जनरल माइक्रो एम्पियर। इस लेवल पर आपका गैल्वेनोमीटर में करंट आता है तो ये रीडिंग देगा, ठीक है। अगर ज़्यादा करंट आ गया तो ये आपका गैल्वेनोमीटर रीडिंग नहीं देगा। यानी कि कोशिश ये की जाती है कि जहाँ पर गैल्वेनोमीटर यूज़ किया जाता है, गैल्वेनोमीटर के अंदर से मिनिमम करंट पास करे, ठीक है। ये कोशिश की जाती है हमेशा ही। अगर आपका सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है तो गैल्वेनोमीटर से मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे। अगर हाई अमाउंट ऑफ करंट जाएगा तो आपके पास ये गैल्वेनोमीटर क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, ये रीडिंग नहीं देगा, ठीक है। मैंने कहा सिंपल किस रेंज में बताता है, माइक्रो एम्पियर की रेंज में ये आपको करंट बताता है, ठीक है। और इसकी जो यूनिट्स है यहाँ पे लिखी होती है गैल्वेनोमीटर की स्केल पे, या 11th में अपन निकालते थे क्या, लिस्ट काउंट, वो दिया होता है, ठीक है ना। या तो इसकी रीडिंग डायरेक्ट ऐसा यूनिट के अंदर गिवन होती है, या नहीं दे रखा कुछ भी, तो आप क्या करते हो, इसके जो भी रीडिंग आती है उसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके आप करंट की वैल्यू बता सकते हो। तो तीनों डिवाइस आपको दिखने में जैसे लगेंगे, ऐसा नहीं है कि तीनों अलग अलग है, सेम होते हैं, पर दिखने उनका वर्किंग है वो अलग होती है। मीटर एम्पियर करंट फाइंड आउट करेगा, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस, और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, अमाउंट ऑफ करंट के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताता है। और करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्मॉल होता है गैल्वेनोमीटर में, यानी कि ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट को आपका गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और एक और था कि रियोस्टेट और रेजिस्टेंस बॉक्स की भी बात की थी अपन ने, कि रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स एक तरह से समझे, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये आपके पास है ना, यहाँ पर देखिए लिखा रेजिस्टेंस बॉक्स 1 2 3 4 5, इस तरीके से रेंज दे रखी है इसमें। हर नोब के बाद, जैसे ये नोब होती है, की बोलते हैं इसको, है ना। आपको अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी है, जितना भी रेजिस्टेंस चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 5 ओम का है, 10 ओम का है, उस तरह से 50 ओम, 100 ओम, 150, 200, यानी कि जो भी की है, जैसे सपोज करिए इस की के नीचे लिखा है 100 ओम, अगर आपको सर्किट में 100 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो आप इस की को सिंपल क्या कर दो, बाहर निकाल दो, आपका क्या हो जाएगा, 100 ओम का रेजिस्टेंस जनरेट हो जाएगा। इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स यहाँ पर में सर्किट के लिए, है ना। अब मान लीजिए आपको 200 या 150 चाहिए तो 100 का निकाल लिया और ये 50 का निकाल लिया, तो 150 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर जनरेट हो गया। तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है रेजिस्टेंस बॉक्स के लिए। सिंपल क्या होता है कि ये सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू जानने के लिए या रेजिस्टेंस जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है, ताकि इसके हेल्प से अपन दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका रेजिस्टेंस अपने को नहीं पता, इसकी हेल्प से अपन उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी रेजिस्टेंस आपको चाहिए, हर नोड के साथ या हर की के साइड में उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी हुई है। आपको सर्किट में कितना रेजिस्टेंस चाहिए, मान लीजिए 150, 200, 500, कितना भी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए, नोब खोल लीजिए। जो नोब खोलोगे या जो की ओपन करोगे आप, उतने ओम का आपके रेजिस्टेंस जनरेट हो जाएगा, ठीक है क्या। तो ये तो सिंपल इंस्ट्रूमेंट है और कुछ नहीं। और जैसे आप इसको कनेक्ट करते हो, ये क्या करता है, कंडक्टिंग पाथ बनाता है। इस की के टॉप में जब यहाँ पर लगाया जाता है ये, तो ये क्या होता है, पाथ कंडक्ट कर देता है, करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, यानी कि उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगेगा। जैसे आप की बाहर निकालोगे वो करंट के पाथ को चेंज कर देता है और वहाँ पे उतने ओम का रेजिस्टेंस जनरेट हो गया, ठीक। तो सर्किट में इसका केवल इतना ही काम है कि आपको अगर मान लो किसी सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू या रेजिस्टेंस ऐड करना है तो आप इस रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक आता है रियोस्टेट, ठीक है, इसके बारे में बताया था रियोस्टेट के बारे में कि होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जैसे ये दिख रहा होगा आपको, इस तरह से है। तो ये नीचे जो इंसुलेटेड नॉन होलो सिलेंडर है आपके पास, इसके ऊपर देखिए यहाँ पर मेटल की स्ट्रिप्स हैं। ये मेटल वायर क्या है, कंटिन्यू इस पर क्या रैप कर रखा है ना, कंटिन्यूअस। और ये स्लाइडर है आपके पास। तो क्या होता है, जैसे आप इस स्लाइडर को स्लाइड करते हो आगे पीछे, ठीक है, तो ये क्या करता है, करंट की वैल्यू को चेंज करता रहता है। कैसे, अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करता है। ये जो स्लाइडर दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। और इस स्लाइडर के नीचे यहाँ पर जो ये है कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, तो जैसे आप स्लाइड करते हो जिस पॉइंट पे कनेक्ट होता है वहाँ पर उतना रेजिस्टेंस जनरेट कर देगा। तो ये रियोस्टेट है, इसको या तो वेरिएबल रेजिस्टर भी कहा जाता है ना, पर ये इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस जनरेट नहीं कर पाता जितना कि रेजिस्टेंस बॉक्स करता है, ठीक है। ये जनरल बैटरी के साथ अटैच होता है, बैटरी के इंटरनल सेल की तरह भी काम करता है ये। और क्योंकि पोटेंशियोमीटर में मैंने कहा था कि आपके पास बैटरी दे रखी होती है और उसका इंटरनेशन दे रखा होता है तो भी ठीक है,
कई बार वो सर्किट में रियोस्टेट की बात कर लेता है कि सर्किट में एक रियोस्टेट लगा हुआ है, मींस रियोस्टेट जो आपका था वो उस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करता है ना, ऐसा कुछ खास नहीं है कि आपके पास अलग है तो नया रेजिस्टेंस जनरेट करेगा। और ये दूसरा क्या है, इसके इस नोब को आप आगे पीछे स्लाइड करके क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हो, ठीक है क्या। तो ये कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप प्रैक्टिकल में भी यूज होंगे आपके पास जब प्रैक्टिकल फाइंड आउट करोगे। और लास्ट अपन जो देख रहे थे वो था पोटेंशियोमीटर, ठीक है क्या, क्या देख रहे थे, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं इस तरीके से, आप देखें ढंग से कि कैसा दिखेगा आपको, इस तरह से ये है ना, ये आपका पोटेंशियोमीटर है, ये स्केल लगी है उसके ऊपर रीडिंग के लिए। जो वायर्स है यहाँ पे देखिए आपको वायर्स दिखेंगे इस तरीके से कंटिन्यूस, है ना। तो कौन से वायर पे जाके आपके पास नल पॉइंट मिलता है, डिफ्लेक्शन मिलता है, जैसे कल बताया था अपन ने जॉकी के थ्रू कि जैसे जॉकी होती है आपके पास, इस तरह से इंस्ट्रूमेंट लगाया और जो वायर थे इन पे स्लाइड करते हैं इनको धीरे धीरे, हर वायर पे कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे आपको क्या मिलता है, नल डिफ्लेक्शन मिलता है, ठीक है। इन वायर्स की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे स्केल लगा हुआ है, यहाँ पर मेटल स्ट्रिप्स है ना, तो पूरा वायर क्या हो कंटिन्यूस कनेक्ट है इस तरीके से, ठीक है क्या। और यहाँ पे वायर की लेंथ काफी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस वायर कनेक्ट है आपके पास, है ना। 10 मीटर भी होती है, 8 मीटर भी होती है। और इसका सिंपल डायग्राम बनाया था अपन ने, खैर अपन एग्जाम के अंदर इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम तो नहीं बनाते, सिंपल डायग्राम में बना के समझाते हैं उसको। तो इसका सिंपल जो डायग्राम बना था आपके पास, अगर ढंग से देखें तो डायग्राम कैसे बना लेते हैं एक बार। पोटेंशियोमीटर के डायग्राम की बात करते हैं, कैसे बनाया था अपन ने, सिंपल बैटरी, ये रियोस्टेट बोल दो या इंटरनल रेजिस्टेंस बोल दो, और ये वायर बनाया था सिंपल एक, यानी कि जो पोटेंशियोमीटर में वायर है बहुत सारे कंटिन्यूस, अपन ने उसको सिंपल वायर से दिखाया था, एक बैटरी जिसका ईएमएफ ई मान लो, यहाँ पे रियोस्टेट का रेजिस्टेंस आर, है ना, ये आपके पास। तो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम तो नहीं बनाते अपन, इजी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं पोटेंशियोमीटर के भी। जैसे आपको दिख रहा होगा पोटेंशियोमीटर सेम कि इस तरह से ये वायर्स है ना, इन वायर्स को एक सिंगल वायर से दिखा रखा अपन ने, और इन वायर्स का भी क्या रेजिस्टेंस होता है कुछ ना कुछ तो, ठीक है। और इनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस ये कम होता है, इसलिए इसको कहा बताया था कि कॉन्स्टेंटाइन या मैग्नीनियन का बना होता है। कितने लेंथ पे जाके आपकी जो की रुकेगी, जैसे आपने सर्किट, अब आपको बैटरी दिख रही होगी यहाँ पर, तो इसके जो टर्मिनल्स हैं यहाँ पर, इसके जो टर्मिनल्स है वहाँ पर बैटरी अटैच की जाती है, उसके साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस बोल दो या रियोस्टेट लगाया जाता है ना ऊपर की ओर। तो ये इतना सा अपने पास पोटेंशियोमीटर है, ये बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट है जो इस पे बैटरी के साथ और रियोस्टेट के साथ लगाया जाता है, ठीक है। ये वायर है आपके पास, जो वायर आपको यहाँ दिख रहे होंगे कंटिन्यूस, ये इसको अपन ने सिंगल वायर से बनाया, किसके लिए, डायग्राम इजी रहे आपके पास, ठीक है ना। और पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस की बात करें थे अपन लास्ट में कि पोटेंशियोमीटर की क्या क्या एप्लीकेशंस होती है अपने पास। कल पढ़ा था एक तो कि सिंपल सा कि किसी भी अननोन सेल का ईएमएफ अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करते हो, सर्किट बनाते हो एक, है ना, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हो, उसी को देख लेते हैं। ये तो कहलाता है प्राइमरी सर्किट, है ना, चाहे तो आप ऐसा बनाओ या सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है तो इस तरीके से ये वैल्यूज आपको गिवन होती है मैक्सिमम टाइम। अब मान लीजिए आपको इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन दी कि अननोन ईएमएफ का एक सेल है आपके पास, उस सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना है, तो सेकेंडरी सर्किट जो बना था आपके पास कुछ इस तरीके से बनाया था, ठीक है क्या। यहाँ पर अपन ने क्या किया था, बीच में गैल्वेनोमीटर, ठीक, और एक यहाँ से जॉकी ना, इस पेन की तरह ही होती है जॉकी, कुछ नहीं होता, आपको क्या इस कनेक्ट वायर से कनेक्ट करके पोटेंशियोमीटर के वायर पे स्लाइड करते हैं धीरे धीरे इस तरीके से। कहीं ना कहीं आपको क्या होता है, जीरो डिफ्लेक्शन मिलता है, मीन्स गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं है, सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं है वो पता चलती है। और यहाँ पर जो भी लेंथ है, मान लीजिए एक्स आई थी, इस वायर की लेंथ कितनी एल, मान लीजिए रेजिस्टेंस कितना है आर, ठीक है क्या। तो फर्स्ट जो चीज अपन फाइंड आउट करते हैं वो होती है आपके पास इस केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है क्या। क्या होता है ये, पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वायर, है ना, पर यूनिट लेंथ, ये आपके पास क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि अगर सेल है, इसका ईएमएफ है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी है या रियोस्टेट भी है, तो फिक्स है जितना ईएमएफ का सेल है उतना ईएमएफ या वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप आपको इस वायर के अक्रॉस नहीं मिलता, कम ही मिलता है। अपन ने सर्किट थ्योरी में भी देखा था कि टर्मिनल वोल्टेज की बात की थी अपन ने, क्या कहते हैं उसी को, टर्मिनल वोल्टेज। अगर आर नहीं होता तो जितना ईएमएफ इस सेल का है या बैटरी का है उतना ही अपने को पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस मिलता है, ठीक है क्या। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है V/L, यानी कि एल लेंथ के वायर पर V वोल्ट का जो भी आपके पास टर्मिनल वोल्टेज आ रहा है, मान लीजिए 10 वोल्ट आया, 20 वोल्ट आया, 50 वोल्ट आया,
तो यानी कि 50 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक सारी वैल्यूज आपको मिलेगी। 0 से स्टार्ट होगा कहीं ना कहीं पर और 50 वोल्ट तक जाएगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। अब दूसरा कि जैसे क्या हुआ आपके पास बैलेंस हुई लेंथ, मतलब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आ गया, करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो 0 कब आती है, जब पोटेंशियोमीटर वायर और जॉकी के पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। तो इस वाले पॉइंट के लिए अपने पास जो एक्स आई थी इसको बोला था बैलेंसिंग लेंथ। तो इस बैलेंसिंग लेंथ तक कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इस वायर में, है ना। ये तो क्या है, सिंपल वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ है, यानी कि इस लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो इतनी सी लेंथ में कितना होगा, तो अपन ने ये भी लिखा था V/L × x, और ये किसके बराबर होगा, जो अननोन ईएमएफ का सेल है उसके ईएमएफ के बराबर हो जाए। क्यों, क्योंकि सर्किट में कोई करंट नहीं है तो इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई सेंस भी नहीं निकलता है। ठीक है क्या, ये चीज थी। इसी पे अपन ने न्यूमेरिकल भी किए थे। और एक और चीज कही थी कि अगर सर्किट दे रखा है आपको सोल्व करना है, कई बार कनेक्शंस में एरर करके वो आपको सर्किट सोल्व करने के लिए देते हैं, तो उसको कैसे पहचानेंगे। जैसे एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको सर्किट है उनको कैसे पहचानोगे सर्किट्स को। ठीक है, तो देखो इधर 2 न्यूमेरिकल कल किए थे अपन ने, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं पोटेंशियोमीटर की, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये किसका, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। मैक्सिमम टाइम अगर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चंस आए तो पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन से ही आए हैं। ठीक है, एक और बनाने की कोशिश करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इस तरीके से आपको दे रखा है, सपोज करिए इसका वोल्टेज आपके पास 20 वोल्ट है ना, और रेजिस्टेंस है मान लीजिए आपके पास रो ओम का। इस वायर की लेंथ बोल देते हैं 10 मीटर और इसका रेजिस्टेंस ले लेते हैं अपन 6 ओम का। ठीक है, 6 या भैया आप ले लीजिए इसका 3 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम का। ये सेल है आपके पास, इसका जो वोल्टेज है मान लीजिए आपके पास आ गया 15 वोल्ट। ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बोल दिया 1 ओम। तो आपको बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करनी है कि बैलेंसिंग लेंथ बताओ इसकी कितनी होगी। ठीक है, तो प्रोसीजर वही है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, कि करंट निकालना पड़ेगा प्राइमरी सर्किट में। तो करंट कैसे निकलता है, बराबर V/R से। तो V कितना 20 और R कितना है 3/5 है ना। तो कितना आ गया 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। कितना कर रहा है, 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है क्या, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा E-IR। E की वैल्यू है 20, I कितना है आपके पास 4 और इंटू 2 यानी कि 20 - 8 यानी कि 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट का ही आपके पास क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। कितने का रहा है, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल बोल दें कि इस वायर के क्रॉस जो आपका वोल्टेज ड्रॉप है या टर्मिनल वोल्टेज है या पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना 12 वोल्ट का ही है। यानी कि 0 से लेके मैक्सिमम 12 वोल्ट का पोटेंशियल आपको इस वायर पे मिल सकता है। लेकिन आपका जो एक्सटर्नल सेल है वो खुद ही कितने वोल्ट का है, 15 वोल्ट का। तो क्या यहाँ पर कभी 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा क्या, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्यों, मैक्सिमम क्या 12 वोल्ट ही आ सकता है। तो यानी कि सर्किट में कोई रीडिंग नहीं आएगी, यानी कि सर्किट का जो कनेक्शन है या फिर जो डेटा है वो सफिशिएंट नहीं है, आपको बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिलेगी। ठीक है क्या, अगर आप सोल्व करते हो V/L × x है, V/L × x शुड बी इक्वल टू एक्सटर्नल ईएमएफ है, अननोन ईएमएफ का सेल। तो कितना हो गया ये, V आया आपके पास 12, L आ रहा है 10 और x आपको निकालना है बराबर कितना 15 वोल्ट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 15 × 10/12। ठीक है क्या, तो आपकी जो लेंथ आ रही है आपको दिख रहा होगा 10 मीटर से ज़्यादा आ रही है। इसको सोल्व करोगे तो क्या हो रहा है 10 मीटर से ज़्यादा आ रही है, जो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ठीक है ना, फिर आपको सोल्व नहीं करना, आपको यही पता चल जाएगा कि टर्मिनल वोल्टेज ही 12 वोल्ट का है। तो इस सेल का जब ईएमएफ ही 15 वोल्ट है तो 15 वोल्ट तो अपने को कहीं मिलते हैं, मैक्सिमम कितना सकता है 0 से 12। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें, ये सर्किट पॉजिटिव है तो यहाँ पर कनेक्शन देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है ना। तो ध्यान रखना इसका, अगर ऐसे भी सर्किट कनेक्ट है तो भी ये गलत होता है। ठीक है, सपोज करिए जैसे अपने पास कितना आया था, ये 12 वोल्ट है, जो भी मैंने मान लिया 12 है, ये भी 12 होगा फिर और ये भी 12 होगा। ठीक है ना, क्योंकि प्लेन वायर कनेक्टिंग वायर है, ये 12 तो ये 15 वोल्ट है, तो ये कितना होगा आपके पास डिफरेंस दोनों का कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो एक्स मान लिया अपन ने हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ये हो गया आपके पास हायर पोटेंशियल और अगर लोअर पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू 15। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27, कितनी आ जाएगी 27, यानी कि यहाँ पे 27 वोल्ट का पोटेंशियल
इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी 27 आना चाहिए, जो पॉसिबल ही नहीं हो सकता फिजिकली भी, है ना। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो जो आपका एक्सटर्नल सेल है उसका ईएमएफ अगर जो बैटरी का सेल है उसके ईएमएफ से ज़्यादा है तब भी आपका इंस्ट्रूमेंट रीडिंग नहीं देगा। दूसरा कनेक्शंस की बात करते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा होगा आपको, तो इसके साइड पॉजिटिव टर्मिनल ही कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होती है, एरर के क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर लिखा होता है कि डेटा इज नॉट सफिशिएंट या रिजल्ट कांट बी डिटरमाइंड या नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन मिलते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन थे वो तो अपन ने कल किए थे। और क्या क्या वेरिएशन करता है मैंने अभी आपको बताया। एक वेरिएशन तो किसका है कि अगर आपका अननोन सेल है उसका ईएमएफ मान लीजिए जो सेल है उसके टर्मिनल वोल्टेज को ही लीड कर गया तब भी आपकी कोई कैलकुलेशन नहीं आएगी। दूसरी चीज सर्किट में जो कनेक्शंस हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, है ना। और चाहे तो आपका सेल इधर लगाओ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, अगर आपको नहीं पता चलता तो आप एक बार अपने तरीके से सोल्व करिए। आपकी बैलेंसिंग लेंथ देखिए 10 मीटर से ज़्यादा आ रही है जबकि पोटेंशियोमीटर का वायर का लेंथ ही कितना है 10 मीटर, तो ये फिजिबल भी नहीं होगा अपने पास, ठीक है। एक और सर्किट बनाते हैं। मान लीजिए आपके पास इस तरीके से दे रखा है, अगर आपके कनेक्शंस प्रॉपर हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, चाहे आपका सेल कैसे भी लगा हो, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर बैलेंसिंग पॉइंट और ये आ गया आपका गैल्वेनोमीटर, यह हो गया मान लीजिए आपके पास 40 वोल्ट और ये बोल दीजिए आपके पास हो गए 2 ओम, ठीक है। इस वायर की लेंथ बोल देते हैं अपन 8 मीटर और इसका रेजिस्टेंस बोल देते हैं इस वायर का 8 ओम की, ठीक है। ये जो वायर दिख रहा है पोटेंशियोमीटर वायर, इसकी लेंथ दे दी 8 मीटर और रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम का है। और ये जो बैलेंसिंग लेंथ है आपके पास मान लीजिए सपोज करिए आ रही है 2 मीटर पे, कितने पर आ रही है, तो आपको इस सेल का ईएमएफ बताना है। तो कुछ नहीं टेंशन, जैसे अपन ने पहले सर्किट सोल्व किए थे उसी तरीके से सोल्व करने। सबसे पहला काम होता है कि प्राइमरी सर्किट में करंट फाइंड आउट करना। अगर प्राइमरी सर्किट में करंट फाइंड आउट होगा तभी इसी वायर के अक्रॉस आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा या टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, ठीक। तो करंट की वैल्यू आई बराबर वी बाई आर, वी कितना है 40, आर कितना हो जाएगा 2 और 8 10, दोनों किस में होंगे सीरीज में, कल भी समझाया था क्योंकि कंटिन्यूअस कनेक्शन है। तो कितना हो जाएगा 2 और 8 10 हो गया आपके पास, यानी कि 4 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है। टर्मिनल वोल्टेज की बात करते हैं ई माइनस आई आर से, तो ई कितना है 40, आई कितना आपके पास 4 एम्पियर और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2, यानी कि हो गया ये 32 वोल्ट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 32 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है। तो इस सेल की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसके सेल के ईएमएफ की, तो सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट V बाई एल, वी कितना आ रहा है आपके पास 32, एल कितना है 8 इंटू एक्स, कितनी देर की 2, शुड बी इक्वल टू क्या, जो एक्सटर्नल सेल है उसके ईएमएफ के, तो कितना हो गया ये 8 वोल्ट। आपका आंसर कितना आ गया 8 वोल्ट, ठीक। तो कैलकुलेशन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपके कनेक्शन सही है कि नहीं है। अगर आपके कनेक्शन रिवर्स हो गए तो आप उस चीज़ को क्या सोल्व नहीं कर पाओगे, पोटेंशियोमीटर आपको रीडिंग नहीं देगा, ठीक है। तो दो तरीके से होते हैं इसमें कनेक्शन एरर, एक तो एक्सटर्नल सेल का ईएमएफ क्या होता है जो गिवन सेल उससे ज़्यादा ना हो, दूसरा कनेक्शन प्रॉपर होने चाहिए, ठीक। अब इसकी एक और एप्लीकेशन है अपने पास कि कोई अननोन, जो अभी मान लीजिए आपके पास सेल है, इसी की बात कर लेते हैं। अब इस सेल के ईएमएफ के साथ साथ मान लीजिए आपको इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है उस सेल का। तो आपको देखो सेकंड एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, कोई भी सेल है या बैटरी है उसका आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मान लिया आपके पास ये पोटेंशियोमीटर, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये इसका वायर है ना, इसकी लेंथ बोल देते हैं एल है और रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल आर ओम रेजिस्टेंस इसका, ठीक है। और ये बैटरी इसका ईएमएफ ई बोल देते हैं, ये स्मॉल आर, ठीक। अब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का फाइंड आउट करना है जो गिवन है। तो सर्किट देखिए सेकेंडरी सर्किट में क्या चेंज होता है, सेल तो होगा इसे आपके पास और इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो अपन पहले बना रहे थे सेम वैसा ही, मान लीजिए ये E1 है और ये R1 है, एक्सटर्नल सेल है, ये R1 क्या हो गया इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेकेंडरी सर्किट में क्या थोड़ा सा चेंज होता है, क्या चेंज होता है कि अपन यहाँ पर एक नॉन रेजिस्टेंस, नॉन का मतलब जिसकी वैल्यू अपने को पता होगी वो यूज करते हैं। यहाँ पे कीवे लगा होता है, स्विच लगी होती है, आपको दिखा देते हैं किस तरह से की होती है सर्किट की।
इस तरह से की होती है आपके पास, ठीक है। ये दिख रही होगी आपको, ये आपके पास क्या है, यहाँ पर जो ये अपने पास रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें जो की दिख रही है सेम वैसी की होती है इसमें भी। जैसे आपने स्विच बनाया है ना कनेक्शन करने के लिए, ठीक, तो क्या है आपके पास, जैसे आप मान लीजिए की को इसके अंदर लगाओगे तो यानी कि क्या होगा, ये पाथ कनेक्ट हो गया। टू वे स्विच की तरह इसको बोलते हैं टू वे स्विच। एक वन वे स्विच भी आता है जिसमें केवल दो ही होते हैं ना, ये है टू वे स्विच। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लगा है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास मान लीजिए जो गैल्वेनोमीटर है और ये जॉकी के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट है ना। अगर आपको मान लीजिए इस वाले सर्किट से इस गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करना है तो इस की को क्या कर दो आप, क्लोज कर दो। तो क्लोज करोगे तो क्या होगा, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपको नीचे वाले के साथ कनेक्ट करना है तो इस की को ओपन कर दो और नीचे वाले में लगा दो, तो नीचे वाले के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है क्या। तो इसको कहते हैं टू वे स्विच। वन वे स्विच क्या होता है, केवल सिंगल होता है आपके पास, यानी कि कनेक्शन को हमेशा जोड़ के रखता है वो, ठीक है। डायरेक्ट कनेक्शन यानी कि अगर मैं बोलता जैसे पहले बनाए थे अपन ने गैल्वेनोमीटर, अगर ये नीचे वाला नहीं होता, ठीक है, मान सपोज करिए गैल्वेनोमीटर यहाँ पर और यहाँ पर ये की लगी है, आपकी डायरेक्ट इसी से कनेक्ट होगी की, है ना। तो ये होता है वन वे स्विच। अगर दोनों टर्मिनल्स हैं तो ये बोलते हैं टू वे स्विच। आप ऊपर वाले के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो और नीचे वाले के साथ भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक। तो अब इस सेल का आपको क्या चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए। इसके लिए जो डायग्राम है उसमें क्या चेंज किया अपन ने कि एक नॉन रेजिस्टेंस किससे लगाएंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स से। जो भी आपको बताया था कि जो नॉन रेजिस्टेंस है उसको किस स्केल पे लेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स। सपोज करिए इसका रेजिस्टेंस हो गया R, ठीक है क्या। और ये आपके पास गैल्वेनोमीटर है ना, और इसकी की वगैरह, ठीक। तो आप चाहे इस की को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। पहले इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो नीचे वाला ओपन रहेगा, फर्स्ट ये कनेक्ट हुआ तो क्या पुराना सर्किट बन गया क्या, जिसमें अपन सेल का क्या करते हैं, ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या E1 की वैल्यू मिल जाएगी। हालांकि अगर ये दे रखा है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए तो ये आपको गिवन होगा हमेशा ही। अगर नहीं गिवन है तब भी आप क्या पुराने सर्किट की तरह क्या कर सकते थे, इसको कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है क्या। तो यहाँ से E1, अब मान लीजिए आपके पास इस सर्किट को पूरा कंप्लीट कर दिया अपन ने और यहाँ पर जोड़ दिया, यानी कि एक नीचे भी क्या हो गया, क्लोज सर्किट बन गया आपके पास, ठीक। तो जैसे क्लोज सर्किट बनेगा अब इस सर्किट में भी करंट फ्लो करेगा। इस सर्किट में क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। ऊपर वाले सर्किट में सपोज करिए आपका जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है। ऊपर वाले सर्किट का करंट कितना मान लिया आपने, I। नीचे वाले का करंट मान लिया I1 मान लेते हैं, I डैश मान लेते हैं, है ना, I1 मान लेते हैं। नीचे वाले में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1। इस I1 की वैल्यू को निकालें सबसे पहले। I1 की वैल्यू क्या होगी, V/R, लेकिन V की जगह यहाँ पर क्या दे रखा है, EMF E अपॉन रेजिस्टेंस। अब ये दोनों किसमें, सीरीज में, तो क्या होगा RB प्लस R1, ये हो गया आपके पास I1। यानी कि जो नीचे वाली सर्किट दिख रहा है आपको, इसमें इतना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है क्या। करंट फ्लो करेगा तो इस सेल के अक्रॉस आपको टर्मिनल वोल्टेज भी मिलेगा। क्या मिलेगा, टर्मिनल। तो यहाँ पर इसका टर्मिनल वोल्टेज निकालना पड़ता है अगर आपको अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले केस में तो कुछ था ही नहीं अपने पास, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं था, आपको तो केवल ईएमएफ चाहिए था। तो ईएमएफ केस की बात करते हैं और गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिया, मींस वो बैलेंस हो गया। बैलेंस होने के कारण इस वाले नीचे वाले सर्किट में कोई करंट नहीं था, तो इस R1 की वजह से कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता था। तो जितना ईएमएफ सेल का है उतना ही अपने को टर्मिनल वोल्टेज मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक रेजिस्टेंस नीचे भी है और सर्किट कंप्लीट भी है। तो यहाँ पर इस सर्किट में भी करंट फ्लो करेगा और कितना करेगा, सपोज करिए करंट फ्लो कर रहा है I1 की वैल्यू होगी E1 अपॉन रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस प्लस R1 जो इस सेल का ये है, ठीक। अब I1 आ गया तो अब मेरे को इस सेल का क्या है, टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करना है। क्यों कि जो वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगा, है ना, वही क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो कि यहाँ पर बैलेंस होगा कहीं ना कहीं, है ना। कब तक करेंगे, जब तक ये जीरो डिफ्लेक्शन नहीं दे देता वापस। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, जीरो डिफ्लेक्शन ना दे दे, है ना। तो ये हो गया I1 और टर्मिनल वोल्टेज सपोज करिए V1 की वैल्यू क्या होगी, E1 माइनस I1R, ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पे बैलेंसिंग लेंस सपोज करिए वापस वही X आ गई, तो क्या लिखते थे ऊपर वाले सर्किट के लिए टर्मिनल वोल्टेज V बराबर E माइनस आई आर, ये आता था। और उसके बाद पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाले थे। ये तो हो गया टर्मिनल वोल्टेज किसका, इस सेकेंडरी सर्किट का, है ना। और ये हो गया आपके पास प्राइमरी सर्किट का, ठीक। ये प्राइमरी सर्किट का और ये सेकेंडरी सर्किट का टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है क्या। अब
टर्मिनल वोल्टेज के बाद क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ किसके लिए, ऊपर वाले पॉइंट के लिए। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें यानी कि V/L इनटू कितनी लेंथ पे बैलेंस हो रहा है, x पर, यानी कि इनटू x, यानी कि इस वाले पॉइंट पर आपको पोटेंशियल पता चल गया कि इतना है। ये किसके बराबर होना चाहिए, जो पोटेंशियल यहाँ पर जॉकी के वायर पे हो। क्यों, क्योंकि इसमें जैसे ही करंट जीरो हुआ गैलोनोमीटर में, मतलब इसका और जॉकी के जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम। और जॉकी के पोटेंशियल की बात करें तो ये कितना होगा, E1 माइनस I1 R1, या सिंपल क्या लिख सकते हो इसको, V1 लिख सकते हो आप। तो इस तरीके से अगर V1 आप सोल्व करो फर्दर, V/L इंटू एक्स इज इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है, E1 माइनस I1 की वैल्यू है E1 अपॉन रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस या नॉन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू अपने को पता होगी, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू R। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा ये RB प्लस R1 E1 RB माइनस E1 R1, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस E1 R1, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास सिंपल बचेगा V/L इंटू एक्स इज इक्वल टू E1 RB अपॉन R1 प्लस RB। अब देखिए यहाँ पर आपके पास अननोन क्या है, केवल क्या R1 अननोन है, क्योंकि आपको टर्मिनल वोल्टेज भी पता है कितना होगा प्राइमरी सर्किट का। क्यों, क्योंकि आपको सेल की ईएमएफ और इंटरडिस्टेंस की वैल्यू गिवन होगी, तो वहां से आप करंट निकाल के इस V की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर गिवन होगी, एक्स कहाँ से निकलेगा, इस जॉकी को इस पोटेंशियोमीटर वायर पे स्लाइड करेंगे कहीं ना कहीं पर, जैसे ही गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिया तो आपका एक्स भी मिल गया। E1 जो सेकेंडरी सेल है ना, जिसका ईएमएफ ये आपको गिवन होगा, या आप फाइंड आउट कर सकते हो पुराने सर्किट की तरह, इनटू रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस ये अपने सामने होता है, अपन खुद ही कितना रेजिस्टेंस जनरेट कर रहे हैं वो है, और अननोन क्या रहा R1। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड एप्लीकेशन है इसकी कि टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है वो इस तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनमें सर्किट की होती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेशन वैसी होती है सर्किट थ्योरी जैसे, क्योंकि जो सारी कैलकुलेशन लिखी है कहाँ से, सर्किट थ्योरी की उससे ही आई आपके पास। केवल यहाँ पर अपन ने क्या किया, सिंपल जो सर्किट है उसको समझा कि सर्किट कैसे काम करता है, और क्या चीज फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए सर्किट कैसा होगा, और कोई दूसरी चीज फाइंड आउट करनी है उसके लिए सर्किट कैसा होगा, या कौन कौन से अरेंजमेंट अपन यूज कर सकते हैं। बाकी कुछ नहीं, सेम वही प्रोसीजर अप्लाई किया, कौन सा, व्हीटस्टोन ब्रिज का, कि आपने को बैलेंस पॉइंट चाहिए, जीरो डिफ्लेक्शन चाहिए। तो जीरो डिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इस स्विच को क्लोज कर देते हैं, तो इस नीचे वाले सर्किट में करंट फ्लो करने लगे। सपोज करो करंट आ रहा है I1, आपके पास क्या आ रहा है I1, तो I1 आ गया, तो क्या इसके अक्रॉस इस सेल का के टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, E1 माइनस I1 R1, है ना, और इस प्राइमरी सेल का क्या होता है E माइनस IR। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, बैलेंस हुआ, मीन्स यहाँ से यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, वो होता है V/L, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ x, है ना, शुड बी इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज ऑफ दिस सेल। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन है तो पोटेंशियोमीटर वाले पॉइंट पर और जस्ट जॉकी वाले पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो वही पुराना यूज किया आपने, कोई नई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। आप वैल्यूज पुट करिए, तो यहाँ से जो अननोन रेजिस्टेंस R1 है, सॉरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है क्या, तो सर्किट पे ध्यान रखें और वर्किंग प्रोसेस पे ध्यान रखें। कल भी समझाया था कि अगर आपका इन पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स को करना है तो ऊपर वाले सर्किट का और नीचे वाले सर्किट का आपस में कोई कनेक्शन ना समझें, मींस ऊपर का करंट ऊपर वाले सर्किट में रहता है, नीचे वाले का करंट नीचे वाले सर्किट में ही, ये करंट एक दूसरे सर्किट में पास नहीं, तब जाके आपकी कैलकुलेशन ईजी होगी। उससे क्या फायदा मिलेगा, आप ऊपर वाले के लिए अलग कैलकुलेशन कर लो और नीचे वाले के लिए अलग कर दो, दोनों को करना क्या है, इक्वली करना है, तो उससे आपको कैलकुलेशन दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है क्या, अब इसमें जो ये बात करें, अगर ये नहीं होता तो आप सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पर V की वैल्यू क्या जाती, सॉरी V की वैल्यू क्या थी, सिंपल E के बराबर। अगर कोई लॉस नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पर भी प्लेन वायर होता, तो आपके पास क्या होता है, डायरेक्ट जो टर्मिनल वोल्टेज है सेल के EMF के बराबर आता। क्यों, क्योंकि कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। ठीक है क्या, पर मैक्सिमम टाइम आपको रेजिस्टेंस मिलेगा या रियोस्टेट मिलेगा। इस तरह से डायग्राम का सिंबल होता है रियोस्टेट का, है ना, ऐसे रेजिस्टेंस बना होता है। ठीक है, रियोस्टेट का जो सिंबल होता है इस तरीके से बना होता है। ये एरो क्या बताता है कि ये वेरिएबल रजिस्टर है। तो रियोस्टेट में अपन क्या करते हैं, उस नोब की हेल्प से या जो स्लाइडर था उसकी हेल्प से आप रेजिस्टेंस चेंज कर सकते थे। ठीक है, तो या तो इस तरीके से सर्किट बना होगा या सिंपल रेजिस्टेंस गिवन होगा आपको, या लिखा होगा कि सेल है इसका EMF इतना है और इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है। अगर नहीं दे रखा
किसी के बारे में नहीं, किसी रेजिस्टेंस के बारे में नहीं लिख रखा, तो जितना ईएमएफ है सेल का उतना ही पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आज समझे सर्किट जो आपको दिखाए थे, वोल्ट मीटर, अमीटर और गैलोमीटर। गैलोमीटर भी पढ़ेंगे अपन, और गैलोमीटर से वोल्ट मीटर में कैसे जाते हैं, गैलोमीटर से अमीटर में कैसे जाते हैं, वो चीजें भी सीखेंगे। और गैलोमीटर क्या अपने पास तो सर्किट अच्छा होता है, ठीक है, सॉरी डायरेक्शन ऑफ करंट भी देता है अपने को। गैलोमीटर क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, पर ये स्मॉल करंट को ही मेजर करता है। ठीक है क्या? ओके स्टूडेंट, थैंक यू।